क्या रूस ने भारत को ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ सकती है? क्या भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है ऐसा स्टेल्थ फाइटर जो पाकिस्तान के J-35 और अमेरिका के F-35 को सीधी चुनौती दे सके? और क्या इस डील से भारत की हवाई ताकत अगले 20 साल के लिए बदल जाएगी? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे पुतिन के उस ऑफर की पूरी कहानी जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार दोस्तों, भारत की सुरक्षा और भारतीय वायुसेना की ताकत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपना सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 संयुक्त रूप से विकसित करने और उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। यह सिर्फ एक विमान खरीदने का प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के भविष्य, उसकी हवाई शक्ति, उसकी रक्षा रणनीति और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे समय में जब भारतीय वायुसेना लंबे समय से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की तलाश में है और भारत का स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट अभी भी विकास के चरण में है, रूस का यह ऑफर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत Su-57 को अपनाएगा? क्या यह विमान वास्तव में भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या रूस इस बार वह तकनीक देने को तैयार है जिसे लेकर पहले विवाद हुआ था? और अगर भारत यह प्रस्ताव स्वीकार करता है तो इसका असर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रूस ने भारत को क्या ऑफर दिया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट सप्लाई करने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान को और विकसित करने, उसका संयुक्त उत्पादन करने और महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग देने के लिए भी तैयार है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की कोई सीमा नहीं है। यानी रूस साफ संदेश दे रहा है कि वह भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब भारतीय वायुसेना की वर्तमान स्थिति में छिपा हुआ है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से स्क्वाड्रन की कमी का सामना कर रही है। जहां वायुसेना की जरूरत लगभग 42 स्क्वाड्रन की मानी जाती है, वहीं वास्तविक संख्या इससे काफी कम है। पुराने लड़ाकू विमान धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के सामने दो बड़े सुरक्षा चुनौती वाले देश मौजूद हैं। एक चीन, दूसरा पाकिस्तान। चीन पहले से ही आधुनिक स्टेल्थ विमानों का संचालन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी कथित रूप से चीन के J-35 स्टेल्थ फाइटर को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति का संतुलन बदल सकता है। यहीं पर भारतीय वायुसेना को एक ऐसे विमान की जरूरत महसूस होती है जो अगले दशक तक इस गैप को भर सके। और यही कारण है कि Su-57 फिर से चर्चा में आ गया है। अब बात करते हैं Su-57 की। आखिर यह विमान इतना खास क्यों माना जाता है? Su-57 रूस का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इसे आधुनिक हवाई युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ क्षमता है। स्टेल्थ का मतलब होता है दुश्मन के रडार से बचकर मिशन पूरा करना। आधुनिक युद्ध में स्टेल्थ तकनीक बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जो विमान पहले दुश्मन को देख लेता है, हमला करने का मौका भी उसी को मिलता है। Su-57 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह दुश्मन के रडार पर कम दिखाई दे। इसके अलावा इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, शक्तिशाली सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। यह हवा से हवा में लड़ाई कर सकता है, हवा से जमीन पर हमला कर सकता है और समुद्री लक्ष्यों को भी निशाना बना सकता है। यानी यह एक मल्टी रोल फाइटर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विमान चीन के J-35 और अमेरिका के F-35 जैसे विमानों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। हालांकि हर विमान की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं, लेकिन इतना जरूर है
कि SU-57 रूस की सबसे उन्नत फाइटर तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर SU-57 इतना ही शानदार विमान है तो भारत ने पहले इसे क्यों नहीं अपनाया? इसके लिए हमें 2018 में वापस जाना होगा। उस समय भारत और रूस के बीच FZFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर चर्चा चल रही थी। यह परियोजना SU-57 पर आधारित थी। योजना यह थी कि भारत और रूस मिलकर एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करेंगे, लेकिन बाद में भारत इस परियोजना से अलग हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई कारण बताए गए। भारतीय वायुसेना विमान की स्टेल्थ क्षमता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी मतभेद थे। कुछ तकनीकी और लागत संबंधी मुद्दे भी सामने आए थे। उस समय भारत ने फैसला किया कि रूस पहले इस विमान को पूरी तरह विकसित करे और फिर भविष्य में स्थिति का आकलन किया जाएगा। लेकिन अब कई साल बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। SU-57 में लगातार सुधार किए गए हैं और रूस अब पहले से ज्यादा तकनीकी सहयोग की बात कर रहा है। यही वजह है कि यह प्रस्ताव फिर चर्चा में है। अब बात करते हैं भारत के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एमका की। AMACA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है। यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एमका का उद्देश्य भारत को भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी स्टेल्थ क्षमता प्रदान करना है। लेकिन चुनौती यह है कि इस विमान को सेवा में आने में अभी काफी समय लग सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका पूर्ण परिचालन मध्य 2030 के दशक के बाद ही संभव होगा। यानी भारत के सामने एक समय का अंतराल मौजूद है। इस अंतराल को भरने के लिए एक अंतरिम समाधान की जरूरत पड़ सकती है। यहीं पर SU-57 जैसे विकल्प सामने आते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं। अमेरिका का F-35। कुछ समय पहले अमेरिका की ओर से भी भारत को F-35 से जुड़ा प्रस्ताव मिलने की चर्चा हुई थी। F-35 को दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर विमानों में गिना जाता है, लेकिन इसके साथ लागत, संचालन, रखरखाव और रणनीतिक निर्भरता जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारत के सामने अब मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता रूस का SU-57, दूसरा रास्ता अमेरिका का F-35, तीसरा रास्ता अपने एमका का इंतजार। इन तीनों विकल्पों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। अगर भारत SU-57 को चुनता है तो उसे जल्दी स्टेल्थ क्षमता मिल सकती है। अगर F-35 चुनता है तो पश्चिमी तकनीक का लाभ मिल सकता है, और अगर सिर्फ एमका पर भरोसा करता है तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन समय ज्यादा लग सकता है। अब सवाल यह है कि रूस के प्रस्ताव से भारत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा संयुक्त उत्पादन। अगर विमान का निर्माण भारत में होता है तो इससे देश के रक्षा उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को उन्नत तकनीक के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। भविष्य में एमका जैसे प्रोजेक्ट को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा भारत और रूस के रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। रूस पहले ही भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां उपलब्ध करा चुका है। इनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे चर्चित उदाहरण है। अब अगर SU-57 जैसी परियोजना भी दोनों देशों के बीच आती है तो यह साझेदारी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। SU-57 को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ विशेषज्ञ अभी भी इसकी स्टेल्थ क्षमता पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग इंजन की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक रखरखाव लागत को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा भी सामने आता है। अगर भारत रूस के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा करता है तो पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। काटसा जैसे कानूनों को लेकर भी समय समय पर चर्चा होती रही है। हालांकि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की नीति पर जोर देता है, लेकिन किसी भी बड़े रक्षा निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब जरा पाकिस्तान और चीन के दृष्टिकोण से भी इस मामले को समझते हैं। अगर भारत को निकट भविष्य में आधुनिक स्टेल्थ क्षमता मिलती है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चीन पहले से उन्नत हवाई क्षमताओं पर काम कर रहा है। पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना का मजबूत होना स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देशों की रणनीति को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि पुतिन का यह प्रस्ताव सिर्फ भारत और रूस के बीच की खबर नहीं है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ड्रोन, स्टेल्थ विमान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लंबी दूरी की मिसाइलें अब युद्ध के नए चेहरे बन चुके हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों ने यह दिखाया है कि तकनीकी बढ़त कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जो देश समय रहते अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाते हैं, वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकते हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राफेल, तेजस, AS-400 और एमका जैसी परियोजनाएं इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। अब देखना यह होगा कि SU-57 इस रणनीति में जगह बना पाता है या नहीं। फिलहाल रूस ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। गेंद अब भारत के पाले में है। सरकार, रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना आने वाले समय में इस प्रस्ताव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन होगा, लागत का आकलन किया जाएगा, रणनीतिक प्रभावों पर विचार होगा और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुतिन का यह प्रस्ताव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। यह अवसर सिर्फ एक विमान खरीदने का नहीं है। यह अवसर भविष्य की हवाई शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। क्या भारत SU-57 को अपनाएगा? क्या एमका के आने तक यह एक प्रभावी समाधान साबित होगा? क्या रूस इस बार वह तकनीकी सहयोग देगा जिसकी भारत को जरूरत है? और क्या यह डील एशिया के शक्ति संतुलन को बदल सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। फिलहाल यह विषय रक्षा जगत की सबसे चर्चित बहसों में शामिल हो चुका है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को SU-57 प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए या फिर भारत को सिर्फ अपने एमका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।